Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 3rd November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about Act East policy, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्यों हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में समझ रहे हैं। तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, सी इज़ विजिटिंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन. सी वॉज रिसेंटली इन कोहिमा, नागालैंड, एंड देयर सी सेड कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल की मदद से वी विल ट्राई टू लुक इनटू व्हाट इज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पूरा बैकग्राउंड देखते हैं पहले, एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. एक्ट ईस्ट पॉलिसी को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट लुक ईस्ट पॉलिसी. देखिए 1991 तक, जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, जब तक कोल्ड वॉर चल रहा था, आपको पता है कि इंडिया का थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन यूएसएसआर की तरफ था, एंड यूएसएसआर वाज इंडियाज़ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर. बट 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, जब जो सोशलिस्ट मॉडल का जो फ्लैग बियरर रीजन है या स्टेट है यूएसएसआर, वही डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद इंडिया ने भी अपने यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स किए. एलपीजी रिफॉर्म्स वेयर रिजल्ट ऑफ सम कंपल्सन्स एज वेल, क्योंकि इंडिया में हम लोग बीओपी क्राइसिस फेस कर रहे थे उस टाइम में, और फिर आईएमएफ के बेल आउट के कंडीशंस थे कि हमें थोड़े से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे, एंड दिस इज हाउ एलपीजी रिफॉर्म्स वेयर ब्रॉट. तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया स्टार्टेड टू लुक फॉरवर्ड और लुक बियॉन्ड रसिया फॉर ट्रेड पर्पसेस, क्योंकि एक बार जब एलपीजी रिफॉर्म्स हो गए तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो गया. सो नाउ इंडिया वाज लुकिंग फॉर other countries to have more and more foreign investment, at the same time more and more foreign market in order to sell their products. तो इंडियन कंपनियों के लिए फॉरेन मार्केट्स ढूंढना हमने शुरू कर दिया, और ज़्यादा एफडीआई सोर्सेज हमने देखने शुरू कर दिए. और इसी कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि आप मान सकते हैं यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन और इंडिया के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, जब इंडिया दुनिया के अलग अलग देशों के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए प्रॉस्पेक्टिव पार्टनर्स ढूंढ रहा था, तब इंडिया ने दो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी शुरू की. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए हमने स्टार्ट किया लुक ईस्ट पॉलिसी, जबकि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए हमने लुक वेस्ट स्टार्ट किया था. तो अभी हम लोग फोकस करेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी पे, दैट वाज स्टार्टेड इन 1992, दैट मेनली फोकस्ड ऑन दीज 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़. तो लुक ईस्ट पॉलिसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट मेनली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया विद आसियान कंट्रीज़. आसियान मतलब ये जो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, इनकी आपस में ग्रुपिंग को हम लोग कहते हैं आसियान. इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. जो 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं वो है म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ब्रुनाई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस. तो धीरे धीरे हमने आसियान के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और स्ट्रॉन्ग किया. इंडिया बिकेम अ डायलॉग पार्टनर विथ आसियान इन 1996. लेटर ऑन इन 2012 वी अपग्रेडेड दिस टू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. तो अगर आप देखो तो लुक ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च करने से पहले इंडिया और आसियान कंट्रीज़ का जो ट्रेड वॉल्यूम था, दैट वाज ओनली अबाउट $2 बिलियन. लेकिन लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद दोनों साइड्स के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मजबूत होने लगे, एंड जो 2 बिलियन का जो ट्रेड था, इट अपग्रेडेड अप टू $72 बिलियन बाय द ईयर 2017-18. बीच में दोनों साइड्स ने, इंडिया और आसियान देशों ने 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आपस में साइन किया. सो इंडिया आसियान इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट ग्रुप दैट साइंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया. तो इंडिया आसियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है काफ़ी सक्सेसफुल माना जाता है. 2014 में इंडिया ने अपने लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में अपग्रेड करने के पीछे मुख्य कारण है चाइना. तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में अंतर क्या है, पहले वो समझेंगे, और फिर समझेंगे कि क्यों चाइना के कारण हमने लुक ईस्ट की पॉलिसी को अपग्रेड किया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में. देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी मेनली फोकसिंग और
जो पहले जो हमारी पॉलिसी थी लुक ईस्ट, इट मेनली फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया विद दी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अलावा पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन सब पे फोकस करना शुरू किया। सो यू कैन से कि लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मुख्यतः दो अंतर हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी फोकस्ड ओनली ऑन द आसियान कंट्रीज, जबकि एक्ट ईस्ट फोकस्ड ऑन आसियान एज वेल एज ईस्ट एशियन कंट्रीज एज वेल लाइक जापान एंड साउथ कोरिया। दूसरा, लुक ईस्ट पॉलिसीज फोकस्ड ओनली ऑन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया विद आसियान कंट्रीज, जबकि एक्ट ईस्ट पॉलिसीज फोकस्ड ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज अलॉन्ग विद इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब जरा बात करते हैं कि आखिर ये अपग्रेडेशन लुक ईस्ट को हमने एक्ट ईस्ट में अपग्रेड क्यों किया। तो कारण है चाइना। चाइना 21st सेंचुरी के स्टार्टिंग से ही काफ़ी अग्रेसिव पोस्चर लेने लगा इन साउथ चाइना सी रीजन, ये वाला रीजन में। तो साउथ चाइना सी रीजन में यहाँ पे आपको पता होगा चाइना ने एक आर्बिट्ररी आर्टिफिशियल 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दी है। लगभग 90% साउथ चाइना सी के रिसोर्सेज पे चाइना क्लेम करता है। तो मुद्दा यह है कि चाइना इन रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव स्टैंड लेने लगा। कई सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, आइलैंड रिलेटेड टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स चाइना ने क्रिएट कर दिए विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। तो इंडिया के लिए एक तरह की ये वार्निंग कॉल हो गई। इंडिया रियलाइज्ड कि अगर चाइना साउथ चाइना सी में अग्रेशन आज दिखा रहा है और इसको यहाँ नहीं रोका गया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ मिल करके, तो चाइना फिर इंडियन ओशन में भी अपना अग्रेशन दिखाएगा। तो इसके पहले कि चाइना साउथ चाइना सी से अपना अग्रेशन को एक्सटेंड करे इंडियन ओशन में, खासकर बे ऑफ बंगाल में, इंडिया engaged into security and strategic cooperation with the साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। और हमने फिर चाइना को यहीं पे हमने ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू किया या चैलेंज करना शुरू किया विथ हेल्प ऑफ दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जब तक लुक ईस्ट था तब तक तो हम लोग साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे ध्यान दे रहे थे, यानी कि ट्रेड वगैरह पे ध्यान दे रहे थे। अब एक्ट ईस्ट में हम लोग स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर कई सारे पोर्ट्स वगैरह हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, मिलिट्री पोर्ट्स, सबांग पोर्ट एंड ऑल, और जिसकी मदद से हम लोग चाइना को यहाँ साउथ चाइना सी में ही लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ भी इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी मैटर्स में, ताकि वो चाइना के अग्रेशन को साउथ चाइना सी में रोक सकें। तो ये होती है फॉरेन पॉलिसी, जिसमें आप बफर कंट्रीज़ या बफर स्टेट्स को ढूंढते हैं। बफर स्टेट्स मतलब ऐसे स्टेट्स जिनके साथ आप कोऑपरेट करें ताकि जो आपके हॉस्टाइल देश हैं वो आपकी टेरिटरी तक ना पहुंच पाए। तो इंडिया के केस में आप देखिए ये बफर स्टेट्स का काम कर रहे हैं साउथ चाइना सी, हम इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं ताकि चाइना को हम लोग यहीं रोक सकें और चाइना इंडियन ओशन में ज़्यादा अग्रेसिव ना हो पाए। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट परख and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education segment। तो देखिए सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। अभी कैसा है कि अलग अलग स्टेट बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं और जो सेंट्रल बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनका इवैल्यूएशन का स्टैंडर्ड में काफ़ी अंतर रहता है। इसलिए स्टेट बोर्ड में अगर किसी के 60 to 65% मार्क्स भी आ जाते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है, और CBSE बोर्ड में अगर किसी के 80% भी मार्क्स आते हैं तो उसको उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अभी इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स में जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसके इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स में अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है। उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है, तभी जाकर के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जब हम एडमिशन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे उन मार्क्स का कुछ मीनिंग होगा। और वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए भारत सरकार ने एक इंस्टीट्यूशन डेवलप किया है जिसका नाम है परख। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT इटसेल्फ। परख को डेवलप किया गया है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो उसमें भी परख की बात की गई है, एक यूनिफॉर्म इंस्टीट्यूशन की बात की गई है जो इवैल्यूएशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लेकर के आए। सो परख एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है विच विल वर्क अंडर और विच हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको इसका काम बताया, इट सेट नॉर्म्स फॉर स्टूडेंट्स असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फॉर ऑल स्कूल बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया परख? क्योंकि दुनिया के 3
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज या अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च या ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च, ये 3 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है परख को डेवलप करने में। उन्होंने एनसीईआरटी को प्रपोजल सबमिट किए हैं कि दे आर विलिंग टू वर्क इन दिस डायरेक्शन टू डेवलप परख। इसके लिए ये न्यूज़ में आया है परख। अभी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है येट, मैंने इस आर्टिकल को इसलिए कवर किया ताकि आपको मैं परख के बारे में बता सकूं। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व वाज फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च्ड इन 1971 बाय यूनेस्कोस मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो यूनेस्को जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो यूनाइटेड नेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है एज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी, उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम, और उसके अंतर्गत फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे सेटअप किए गए हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो टेरिस्टेरियल भी हो सकते हैं, कोस्टल भी हो सकते हैं या मरीन इकोसिस्टम में भी हो सकते हैं, यानी कि ज़मीन पे भी हो सकते हैं, आसपास के पॉन्ड रीजन में भी हो सकता है या ओशन के कोस्ट पे भी हो सकता है, मरीन इकोसिस्टम में भी हो सकता है। तो दे आर मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज एंड दे हैव बोथ फ्लोराज एंड फौनाज टू बी प्रोटेक्टेड। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर मेनली 3 रीजन्स होते हैं। एक होता है कोर एरिया दैट इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है वो नॉर्मली नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। फिर होता है बफर रीजन ऐसा रीजन होता है जहाँ पे लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग या ग्रेजिंग अलाउ की जाती है। और फिर होता है ट्रांजिशन रीजन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके बाद फिर नॉर्मल एरियाज स्टार्ट हो जाते हैं, नॉर्मल सिविलियन एरिया स्टार्ट हो जाते हैं। तो ट्रांजिशन रीजन में थोड़ा बहुत सेटलमेंट या क्रॉपिंग बाय द ट्राइबल ग्रुप्स अलाउ किए जाते हैं। तो ये है 3 मेन रीजन जिसको मिला करके बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। दैट हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर मैन बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। इंडिया के अंदर बात की जाए तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये यहाँ पे नाम मैंने मेंशन करे हुए हैं, एक बार आप इनको देख सकते हैं। असम के अंदर बात की जाए खासकर तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, मानस एंड डिब्रू सैखोवा। क्यों न्यूज़ में आया है ये? क्योंकि आज का दिन 3 नवंबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है एज बायोस्फीयर रिजर्व डे। पहली बार इस साल बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया जा रहा है, इसलिए ये इस साल के लिए आने वाले एग्जाम, प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व डे इसलिए मनाया जा रहा है ताकि दुनिया भर में अवेयरनेस क्रिएट की जाए बायोस्फीयर रिजर्व्स को लेकर के, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नवीन चंद्र बोरदोलोई, करमवीर नवीन चंद्र बोरदोलोई। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पता है कि असम का जो पेपर होता है जीएस पेपर 5, उसमें अलग अलग पर्सनालिटीज़ पे वो लोग सवाल पूछ लेते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दिस पर्सनालिटी। तो इस कारण से असम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हुए चलेंगे। तो आज आर्टिकल आया है नवीन चंद्र बोरदोलोई जी को लेकर के, तो देखते हैं इनके बारे में। He was a great writer, politicians of Indian National Congress Party and a prominent leader from Assam in non-cooperation movement. उनसे रिलेटेड ऑन भी इंफॉर्मेशन देखिए। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी। He renounced his legal career as a lawyer in order to participate in Indian national movement. नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस उन्होंने अटेंड किया 1920 में, जो 41st कांग्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पांडु में इन गुवाहाटी, उसके वो जनरल सेक्रेटरी थे। ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ असम फ्रॉम मॉन्टेग्यू जेम्सफॉर्म रिफॉर्म पॉलिसी। एक बात और उनके बारे में ध्यान रखने वाली है कि ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ करमवीर, तो उनका नाम बोला जाता है करमवीर नवीन चंद्र बोरदोलोई। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। आशा वर्कर से रिलेटेड ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और सुनामी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही हिंट्स दे दिया था, सुनामी नहीं आते हैं सोलर स्टॉर्म्स के कारण, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। इतना सोचते ही 2 गलत करते ही एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।